अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर असफर रहमान फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एंड टीम हेड ऑफ फिजिक्स एट मेंटन एमटी कैट। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी मुझे जानते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। अक्सर मैं आप लोगों को गाइडेंस ग्रुप्स में नज़र आता हूँ, अक्सर मैं अनाउंसमेंट्स में नज़र आता हूँ और आप लोगों को कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स बताता हूँ, कुछ ऐसी गाइडलाइंस देता हूँ जो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती हैं और आई बिलीव कि वो वाकई ही देती हैं। आप लोगों को अक्सर गाइडेंस ग्रुप्स में रियलिटी चेक्स मिलते हैं जो कि मैं आपको बता रहा होता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने फेस की अपने एमडी कैट की टेन्योर में, कुछ ऐसे मुश्किल मराहिल जो कि मैंने तय किए और मेरा मेन मकसद पिछले 2.5 साल से यही है कि वो चीज़ें आप लोग उन परेशानियों में से ना गुजरें, उन फेजेस में से ना गुजरें, वो डिप्रेशन, एग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें आप लोग फेस ना करें जो कि मैं फेस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें, इनमें अगर मैं एक ऐसी चीज़ को आपके सामने आज रखूं और ऐसी चीज़ पे मैं डिस्कशन करूं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी जल्दी हो जाती है, कभी देर में होती है, लेकिन हो जाती है ज़्यादातर बच्चों के साथ, दैट इज़ द बर्नआउट, द पीयर प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय दिस? अगर मैं बर्नआउट को ना सिंपली डिफाइन करूं तो मैं ये बताता हूं कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना दिल लगा के काम कर रहे हैं, आपको उसका अप्रेज भी मिल रहा है, यानी उसके रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी, आपका माइंड उस पर एक्लिमेटाइज नहीं करेगा। आपका माइंड अब कहेगा बस हो गई है, अब क्या ही किया जा सकता है, अब थक गए हैं, हार गए हैं, बैठ गए हैं, अब जो होगा देखी जाएगी, अल्लाह ताला ही बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं ना आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ इस टाइम जो कि बेसिकली ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं, और वो चीज़ें अगर आप भी सोच रहे हैं तो आप देखें कि आप बर्नआउट की स्टेज में हैं या नहीं है। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको चीज़ें बोझ लगती हैं, जिनको मुश्किल लग रही हैं चीज़ें, आपको लगता है कि पता नहीं कब बोझ ख़त्म होगा, पढ़ाई कब ख़त्म होगी, या अब थक गए हैं, हार गए हैं, दिल नहीं लग रहा, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को नोट करें और आप देखें अपने आप को, कंपेयर करें उन चीज़ों के साथ, तो आप अगर उन 30 मार्क हाँ बच्चों में से है ना जो कि अपने आप को 90% अचीवमेंट पे अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अपने आप को 10% उन चीज़ों पे जो आप अचीव नहीं कर सके एक दिन के टास्क में। लेट्स हैव एन एग्जांपल, आपके एक दिन का टास्क है, आपने 12 घंटे पढ़ना है, आपने 10 घंटे पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको सेटिस्फेक्शन है अपने 10 घंटे पढ़ने पे, लेकिन आप जो 1 या 2 घंटे नहीं पढ़ सके किसी भी वजह से, तो अगर लेट्स सपोज आप अपने आप को 10 घंटे के पढ़ने पे अप्रिशिएट नहीं ना कर रहे और आप अपने आप को 1 घंटा या 2 घंटा ना पढ़ने पे कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया अपने साथ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को प्रेज ही नहीं करना जानते। ये भी बर्नआउट में शामिल है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैक्सिमम बच्चे अपने साथ जो है ना कर रहे होते हैं, उनके गलत कर रहे होते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहाँ पर ना आजकल एक बड़ी मीम वायरल हुई है, बट वाई, ठीक है ना। आप अगर बट वाई को छोड़ के ये सोचने लग जाते हैं ना वाई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बर्नआउट की स्टेजेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप ये सोच रहे हैं ना, अगर आपको ये हो रहा है कि मैं थोड़ा सा फिलोसफर बन जाऊं और मैं ये सोचूं कि अगर सब ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम ही क्या हो, या इस तरह की बातें ओवर थिंक कर रहे हैं अपने आप पे, तो भी आप बर्नआउट में जा सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आप ये सोच रहे हैं कि लेट्स सी आपको डिसीजन नहीं लेना आ रहा, आपको ये नहीं पता कि कब क्या करना है, कैसे करना है, अगली फेज में स्टडी कैसे करनी है, एक बार रिवाइज हो गया तो आगे क्या लेके चलना है, डिसीजन पैरालिसिस हो गया आपको, तब भी आप बर्नआउट की स्टेज में जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़, अगर आप अपने पैशन को प्रेशर बना लेते हैं ना अपने लिए, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि सोशल चेंजेस भी होती हैं, ठीक है। सोशल चेंजेस एक बहुत डिफरेंट फैक्टर है, डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है जो कि आपको बर्नआउट का शिकार कर सकती है। सोशल चेंजेस में क्या आ सकता है? दोस्तों से दूर हो जाना, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाना, अपने आप को रूम में लॉक कर लेना, कुछ टाइम रूम में लगाना, ठीक है, 5-6 माह आप एक ग्राइंड में है, आप अपने रूम से नहीं निकल रहे, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए निकलते हैं, आपको ये चीज़ इवेंचुअली बर्नआउट पे लेके जा सकती है। अगर तो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें सुन के आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें आपसे भी मिलती जुलती हैं, तो यस, यू आर डायग्नोस्ड विद बर्नआउट। आपको बर्नआउट है, ठीक है। इनिशियल हो या फाइनल स्टेजेस हो, आपका दिल नहीं कर रहा, वो भी चीज़ मैटर नहीं कर रही, लेकिन यस, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे टाइम में जाके तंग कर सकती है। माइट भी आपका MBBS में एडमिशन हो जाए और इंशाल्लाह होगा, लेकिन फिर भी आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में तंग कर सकती है। प्रैक्टिकल लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ पढ़ना है। हम बहुत मिसकंसेप्शन लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की कि हमने सिर्फ पढ़ना है और यूनिवर्सिटी जाएंगे, डिग्री करनी है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। प्रैक्टिकल लाइफ में आप
डिफरेंट चीज़ों को चेज़ कर रहे होते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को भी चेज़ कर रहे होते हैं, आप अपनी स्टडीज़ को भी चेज़ कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों के साथ-साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना? आपको एक तरह से अपने आप को ग्रूम आउट करना होता है। स्टडी इज़ नॉट अबाउट द ग्रूमिंग आउट, ये सिर्फ़ आपका नॉलेज जो है ना वो बढ़ाएगी, लेकिन जब तक आप इस नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने साथ लिए गए एक्सपीरियंसेस को प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सोशलाइज़िंग नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते लिटरली। वही बात कि ये चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि आपके साथ ये हो रहा है या आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं या आपको कभी-कभी लगता है, तो बच्चों आप लोग बर्नआउट हो गए हो। और ये अभी जान लेना ज़्यादा बेटर है रेदर देन आपको 1 महीना पहले, 10 दिन पहले पता लगे और चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हों, ठीक है? एक चीज़ जो कि मैं सबसे एंड पे रखूँगा ना इसमें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड द फैक्टर ऑफ सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन ना बेसिकली हम कभी भी सैटिस्फाई नहीं होते अपने वर्क से, ये ह्यूमन नेचर है। बल्कि ज़्यादातर ये चीज़ ना मेडिकल स्टूडेंट्स में देखी गई है कि आप कभी भी ना अपने काम से सैटिस्फाई नहीं होंगे। आप पढ़ते हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अपनी वर्क को बैलेंस के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ये होता है कि आप जब पढ़ते हैं, आप उसको रिवाइज़ करते हैं, आपको लगता है चीज़ें ज़हन से निकल गई, सैटिस्फाई नहीं हुआ। अगली जब आपने रिवीजन की उस चीज़ की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा, प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? जब तक आप एक फ़ेज़ से गुज़र ही नहीं रहे, लेकिन आप उसको अपने आप पे ओवरथिंक कर रहे हैं कि सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही, मैं हालाँकि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता या पढ़ती हूँ। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि 10-10, 12-12 घंटे लिटरली पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे। सर बहुत मुश्किल हो रहा है, सर पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब तक आपने अपने आप को प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ ही नहीं किया उन चीज़ों में, प्रैक्टिस में यूटिलाइज़ ही नहीं किया अपने नॉलेज को, तो आप कैसे ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कुछ आता है या नहीं आता? ठीक है? तो पहले की सोच बहुत मुख्तलिफ होगी आपकी, लेकिन एक बार जब आप चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे ना, तो खुद ब खुद सैटिस्फैक्शन आ जाती है। मुझे याद पड़ती है जब मेरी 3rd अटेम्प्ट थी, मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या बताता हूँ। उस अटेम्प्ट के दौरान ना मैंने लास्ट 4 मंथ्स जिसमें आ जाते हैं जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के फर्स्ट 10 डेज़, उसमें मैंने अपने ना लिमिट्स को पुश आउट किया था। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा पढ़ता था, 12-12, 13-13 घंटे। स्टार्ट का स्लीप शेड्यूल अच्छा था, बाद में वो भी डिस्टॉर्ट हो गया था। लेकिन उन डेज़ में मेरा एक फ्रेंड था जो कि मुझे कहता था कि यार तू अगर नहीं भी करेगा ना तैयारी या तू आखिरी दिनों में रिवाइज़ नहीं करेगा, तू चिल भी करेगा, तेरा तब भी हो जाएगा। मैं लिटरली एक एम्प्टी कैट के ग्रुप को रन कर रहा था उस टाइम और मुझे याद पड़ता है कि उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती थी, तो मैं उसको सॉल्व करता था। मेरी ये नहीं कोशिश होती थी कि मैं सॉल्व करूँ और देखूँ अपने आप का लोहा मनवाऊँ, नहीं। मेरा मेन मकसद ये होता था कि मैं क्या उनको सॉल्व कर सकता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, लाज़मी तो नहीं ना कि वही चीज़ हो जो मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें सिंध के बच्चे भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, पंजाब के भी हैं, केपीके के भी हैं। तो क्या मैं उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने नॉलेज को, उसको सॉल्व करने के लिए? मैं अपने आप को ये चैलेंज देता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था, जिसमें मैं अपने आप को एप्रिशिएट करता था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैं नहीं सॉल्व कर पाता था या मुझे मुश्किल लगते थे, मैं उनकी म्यूचुअल डिस्कशन करता था अपने फेलोज़ के साथ। ये नहीं कहता था यार असफ़र ये तो तुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ, तुझसे क्या एमडी-कैट होगा यार, तू तो किसी काबिल ही नहीं है। यस, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं हमेशा अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करता था। मैं देखता था क्या ये मैं द 2 चीज़ों को देखता था। नंबर 1 कि क्या ये चीज़ मुझे पहले आती थी? अगर आती थी तो मैं क्यों नहीं इसको यूटिलाइज़ कर पाया? किस लेवल का एमसीक्यू था ये वाला? या क्या ये चीज़ मुझे आती ही नहीं थी? अगर नहीं आती थी तो सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती या आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो फिर क्यों अपने आप के ऊपर आप उसको सरदर्द बना रहे हो? आप सिंपली उस चीज़ को अपने उस टॉपिक के पास लिखो, जो टॉपिक आपका उससे रिलेट कर रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ वर्क एंड एनर्जी में एक स्पेसिफिक टॉपिक है इंटरकन्वर्जन का और उसमें से क्वेश्चन आया मुझे नहीं आ रहा, वो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो मैं उस टॉपिक के साथ उसको लिख लूँगा सिंपल। अगली बार अगर मुझसे ये गलत हुआ तो यस, फिर मैं कहूँगा कि भई मसला है। फिर मैं कहूँगा कि मसला मेरे साथ है, मेरे नॉलेज के साथ नहीं, ठीक है? तो यही बात कि सैटिस्फैक्शन इसके बगैर ना आपको प्रेज़ नहीं मिलता। सैटिस्फैक्शन बेसिकली अगर मैं इसको एक तरह से बहुत समराइज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँ ना तो मैं आपको ना एक बात बताता हूँ जो कि मुझे किसी ने कही, ठीक है? और मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि किसी दिन अगर हम पढ़ते हैं तो एक दिन पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सही नहीं जा रहे या सब आपसे आगे हैं। रिगार्डिंग सैटिस्फैक्शन मैंने आपको ये जो कुछ बातें बताई है ना, इसकी मैं समरी आपको बयान करता हूँ और ना मैं आपको समरी एक ऐसे मैसेज से बयान करता हूँ जो कि मैंने एक स्टूडेंट का हाइलाइट करके रखा हुआ है अपने पास और वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है? वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर है। उन्होंने कहा है कि किसी दिन अगर हम कम पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप सही नहीं जा रहे।
या सब आपसे आगे जा रहे हैं, सबसे पहले आपने खुद पर तरस खाना है। खुद को नहीं कोसना शुरू कर देना आपने कि सब परफेक्ट हैं, सिर्फ मैं ही खराब हूँ। देखिए, ये बात मैं आगे भी जाके करने लगूंगा कि खुद पर आपने तरस खाना है, अपने आप के लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी। अच्छा, सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड मैंने आपको ये मैसेज तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो एमडी कैट में ना बेसिकली हमारा माइंडसेट बड़ा क्या बन जाता है। मैं अक्सर दो तीन बातें करता हूँ आप लोगों के साथ। नंबर वन इज दैट कि अक्सर जो आप लोगों के बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्टों के पास मैं आपको बताता हूँ कि एमडी कैट जब भी होगा ना, तो उसमें 2 × 2 का मतलब 4 ही होगा, या 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा, वो 22 या 11 नहीं होता। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एमडी कैट के सेंटर्स होते हैं ना, उनके बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है अक्सर। ठीक है, तो उस एम्बुलेंस का मकसद यही होता है कि वो बच्चे बेचारे जो सोच रहे होते हैं ना कि 2 + 2 हमारे पास एमडी कैट में 4 हो ही नहीं सकता, एमडी कैट में अगर 2 + 2 4 होगा तो फिर फायदा एमडी कैट का। तो वो बच्चे बेचारे पैनिक कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उन्हीं को रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंसेज खड़ी होती हैं। और दूसरी बात मैं अक्सर ये करता हूँ कि एमडी कैट में आपके नॉलेज का टेस्ट आपके नॉलेज पे ही होता है। ठीक है ना। आपको एमसीक्यूज उसी तरह के मिलते हैं जिस तरह के आपने नॉलेज लिया हुआ है, जो आपका कोर्स बुक का कॉन्टेक्स्ट है। ये नहीं होगा कि आपने पढ़ी हुई है फिजिक्स, ठीक है, उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली है, वेव्स पढ़ ली है, सबसे मुश्किल टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन आपको अच्छा आ गया है, बायोलॉजी में आपने हार्मोन्स अच्छे पढ़ लिए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या आएगा जी कि इकबाल के मकबरे के साथ जो दरख्त है वो कौन सा है, आम का है या अमरूद का है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने वाले बच्चों। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको होना पड़ेगा सेटिस्फाई। ठीक है ना, आपको यकीन करना पड़ेगा अपने आप पे। देखिए, अपने आप से बढ़ के यकीन इंसान को किस पे होता है? बीइंग अ मुस्लिम, किस पे यकीन होगा आपको? द वन एंड ओनली अल्लाह ताला। देखो, जो अल्लाह ताला आपको इस काबिल बना रहा है ना कि आप एमडी कैट दे रहे हैं, आप compete कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपको मेहनत भी करवाएगा और वही अल्लाह ताला आपको आगे भी लेके जाएगा। मेरी कज़न जो कि डॉक्टर है माशाल्लाह, वो ना जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने मुझसे एक बात की थी मेरी मामा से। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स जो है ना वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से चूज़न होते हैं, ऑलरेडी ये लोग चूज़ कर लिए गए होते हैं। चूज़ होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कामयाब हो गए हैं, आप जो हैं वो अच्छे डॉक्टर बन गए। फील्ड में आके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है ना, कोई किसी तरफ चला जाता है, कोई किसी तरफ चला जाता है, फ़िल्टर आउट होके फिर भी कुछ ही लोग रहते हैं जो कि एक अच्छा डॉक्टर कहलाने के काबिल होते हैं। एक डॉक्टर बन जाना या एक पाथवे का ओपन हो जाना, आपके लिए एक मेडिकल कॉलेज का ओपन हो जाना, डज़न्ट मीन दैट कि यू आर अ ट्रू डॉक्टर। डॉक्टर इज़ नॉट अबाउट डायग्नोसिंग अ डिज़ीज़ एंड देन गिविंग सम मेडिकेशंस टू रिलीव इट। डॉक्टर इज़ अबाउट कि आप किस तरह से परसीव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को। ये एक ऐसा पेशा है जो कि वाकई नोबेल है अभी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहते हुए बहुत बुरा लगता है, कुछ लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं, सो आई विल नॉट मेंशन देम। बट फिर भी ये वो चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं कि सेटिस्फेक्शन और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉज बन सकती हैं आपकी बर्नआउट का या आपके प्रेशराइज होने का। हमने इनसे कैसे बचना है? अच्छा, कैसे बचने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि ये तो सारी थी कॉजेज़। इसमें एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस दोनों कॉजेज़ थी कि आपके बाहर के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या आप कह लें कि आपके जो है इनसाइड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जो आपकी कॉजेज़ बनती हैं। लेकिन इन कॉजेज़ की ना कुछ एसोसिएशंस भी होंगी। ठीक है ना। मैंने बताया कि मैं बर्नआउट को कैसे रिलेट करता हूँ। मैं बर्नआउट को रिलेट करता हूँ कि वर्क भी हो रहा है, ठीक है, उसका प्रेज़ भी मिल रहा है, उसके रिजल्ट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी और माइंड आपका थक गया है। लेकिन बर्नआउट को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का जो मेरे पास तरीका है ना, और जो चीज़ मैंने चूज़ की है, वो ये नहीं कि मैं आपको अपना सारा नॉलेज यहाँ पर सामने आपको बता दूँ और मैं एक स्पीच स्टार्ट कर दूँ, नहीं। मैं स्टूडेंट्स के रिमार्क्स या स्टूडेंट्स के थॉट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि क्या वाक़ई ही वो सही सोचते हैं या वो गलत सोचते हैं इसके रिलेटेड। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस हैं रिगार्डिंग बर्नआउट, तो मैं आपको ना उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, नंबर 1 इज़ दैट, सबसे पहले कि ओवरथिंकिंग। ठीक है ना, आप सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि कल टेस्ट है और टेस्ट से पहले आप परेशान हो गए हैं कि यार सिलेबस पूरा हो गया है, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये वो। जब तक आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं आए, आपको ये भी पता है वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको ये भी पता है उस टेस्ट से पहले जो आपने प्रैक्टिस की है उसमें आप 85-80% अचीव कर रहे हैं। बिलीव मी, अगर आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस टेस्ट में 80-85% अचीव कर सकते हैं ना, तो आई कैन बेट कि आप 90% प्लस एक मेन टेस्ट में अचीव कर सकते हैं, जो कि आप कह लें किसी भी आप अकेडमी में चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं या इस तरह का होगा।
और एमटी कैट में अगर आप सेम स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करें तो आई कैन बेट कि आप बहुत अच्छा स्कोर और कंपटीशन का स्कोर ऐसा अचीव कर सकते हैं कि जो आपको इजीली अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है ना, अपने स्केड्यूल के मुताबिक, अपने चीज़ों के मुताबिक, आपको अपने आप पे यकीन ही नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है ना। नंबर टू इज़ दैट कि एक बच्चे ने ना बहुत अच्छा उठाया सवाल पास्ट ट्रॉमा, ठीक है ना। पास्ट ट्रॉमा का मतलब है कि आपकी वो मेंटेलिटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। आपके मेंटेलिटी को ख़राब भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। कुछ बच्चे उस पास्ट ट्रॉमा की वजह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है लिटरली, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी ऐसा पास्ट ट्रॉमा हो और उसको आप लेट्स से के यूटिलाइज कर लें फॉर अचीविंग समथिंग, आप उसको एज अ फ्यूल यूटिलाइज करें, नॉट एज अ ब्रेक डाउन, ठीक है। तो क्यों नहीं आप चीज़ अचीव कर सकते। मैं कहता हूँ कि ईगो एक ऐसी चीज़ है, ईगो ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर चीज़ अचीव करवा सकती है। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक बार हो जाए ना तो बिलीव मी आप बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे पास ना इसकी एक एग्जांपल है रिगार्डिंग माय ओन टाइम। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ईवीटी लाहौर में एडमिशन हुआ था, मेरा नस्ट में भी एडमिशन हो गया था। आई वाज सिलेक्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन बोथ यूनिवर्सिटीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एट द टाइम मैंने ये सोच लिया था कि अब चूँकि मेरा इन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया है और इन यूनिवर्सिटीज़ का आगे फ्यूचर है, स्कोप अच्छा है, इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम है दुनिया में, तो एमटी कैट को ना थोड़ा सा टाइम देते हैं हल्का हल्का और देख लेते हैं कि दिल किया तो एमडी कैट दे लेंगे और तैयारी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं किस लिए बनाऊँ। मैंने ख्वाब देखे ज़िंदगी में कि मैंने एमबीबीएस करना है, तो अगर तो मैंने ये चूज़ ही नहीं किया या अगर मैंने ये ख्वाब इसको मैं पूरा ना कर सका तो मैं ज़िंदगी में जिस मर्जी मुकाम पे हो जाऊँ मुझे ना एक रिग्रेट रहेगा, यार एक ख्वाब ही देखा था ना, वही नहीं पूरा हो सका आपसे। तो ईगो फैक्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तो आपको कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा है अनफॉर्चुनेटली, या अल्लाह ना करे कोई इस तरह का हो, ठीक है। पास्ट ट्रॉमा इज़ लाइक कि आपके एफएससी में मार्क्स कभी कम आ गए, आपकी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आ गए, मैट्रिक में इस तरह हो गया, एमडी कैट में आपको 2 अटेम्प्ट्स देनी पड़ गई, थर्ड दे रहे हैं या फोर्थ दे रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर कोई इस तरह का आपका ट्रॉमा है तो आप उसको यूटिलाइज करें अपने आपको आगे लेके जाने के लिए, ठीक है ना। उसको अपना ईगो फैक्टर बना लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। एंड द थर्ड थिंग जो बच्चों ने मेंशन की, जो मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी, कि रिजल्ट्स का ना आना। आपको कंटिन्यूसली रिजल्ट आ ही नहीं रहा, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता ना तो आप डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं कि फ़ायदा ऐसी मेहनत करने का। देखें, अब मैं ना आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 9th में था तो मैंने बोर्ड के पेपर्स पहली बार देने थे। 8 में या 5th में मैंने बोर्ड के पेपर्स नहीं दिए थे। तो 9th क्लास में जब बोर्ड के पेपर्स मैंने दिए थे तो उस टाइम मुझे आइडिया था कि शायद मैं 505 में से 480 प्लस क्रॉस कर जाऊँगा, 485 प्लस क्रॉस कर जाऊँगा, बिकॉज़ आई वाज़ कंटिन्यूअसली स्कोरिंग 490 मार्क्स फ्रॉम 505 इन स्कूल एज़ वेल एज़ इन माय स्टैंड-अप्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 9th के बोर्ड के पेपर हुए तो मेरे मार्क्स आए थे 450, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से कम थे। तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैं 10th क्लास में बिल्कुल ही डिफ़ॉल्टर हो गया था। मुझे याद पड़ता है मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, इवन कि टीचर्स तंग आ गए थे मुझसे और हमारे ग्रुप से। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट ईयर 10th क्लास के एंड में मैंने 15-20 दिन अच्छा सा पढ़ा और मैंने सोच लिया कि अब ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को चेंज करना है, 1000 प्लस तो लेके जाने हैं ना, 1000 वाला नंबर ही मेरे साथ लग जाए वही बहुत ज़्यादा होगा। तो येस, आई स्कोर्ड 1004। तो मुझे ना मेरी मेहनत का वो नतीजा नहीं मिला। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं 1060-65 तक चला जाऊँगा। मेरी फैमिली में बाकी जो मेरे साथ के थे मैट्रिक के बच्चे, उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, इवन 1060 प्लस थे। देन केम द टाइम ऑफ एफएससी। कभी-कभी आपको ना जो चीज़ें आपने अल्लाह ताला से माँगी होती है ना, वो एट द स्पॉट नहीं मिलेंगी आपको। वो आप लोगों को अल्लाह ताला, आप कह लें कि एक अपने पास ना रख लेते हैं कि आपको उस टाइम उन दुआओं का अजर दिया जाए या नतीजा दिया जाए, उन दुआओं को कबूल किया जाए जब आपको ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैट्रिक काउंट्स 10% ऑफ योर एमटीकेट मार्क्स या एमटीकेट एग्रीगेट। एफएससी काउंट्स 40% ऑफ योर एमटीकेट एग्रीगेट। तो अल्लाह ताला ने, हो सकता है कि मेरे वहाँ पर वो दुआ कबूल नहीं की, लेकिन मेरा 10% में से फिर भी अच्छा सिक्योर हो गया था, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मुझे 40% की ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने वहाँ पर मुझे, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग इन माई एफएससी कि मेरे 1040 या 1050 बन जाएंगे आउट ऑफ 1100। आई वाज़ इन कोविड बैच 2021, सेकेंड ईयर मेरी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1083 मार्क्स दिए। मैं रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट अपना देख ही नहीं सका क्योंकि मेरे पास जो है वो वेबसाइट डाउन हुई थी। तो क्लास के ग्रुप में मुझे एक बच्चे ने कहा, असफर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 1083 मार्क्स हैं।
मैंने कहा यार आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे करो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। जब उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा ना, तो मैंने कहा यार अगर आप लोगों ने ट्रीट लेनी है ना मुझसे, तो मुझे वैसे ही बता दो, मैं वो दे देता हूँ, लेकिन ऐसे मुझे मेरे साथ मजाक ना करो। उन्होंने मुझे मेरी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट भेजा एंड आई वाज जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट, के देखूँ कोई एडिट तो नहीं हुआ ये वो। यस, आई वाज एट 1083। और ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर थी कि मुझे मेरा एम टी कैट का वैसे ही मेरा एग्रीगेट सिक्योर हो गया था। देन केम द टाइम ऑफ एम टी कैट, सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 0.04 से रह गया। तो तब भी यही ख्याल था मेरा, और तभी मेरा यही यकीन था कि कुछ दुआएं जो कि अल्लाह ताला ने अगर अभी तक कबूल नहीं की, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने मांगी हुई अल्लाह ताला किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए मुझे देना चाह रहे हो, तो अल्लाह ताला मुझे अब दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यस, एम टी कैट देने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग 174 175 मार्क्स, बट आई गॉट 189 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो मुझे वहाँ पर चीज़ों का फल मिल गया। दैट वाज फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। यस, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, या तो आपको उस टाइम पे मिल जाती हैं, या तो आपको थोड़ी सी लेट मिलती हैं, लेकिन इवेंचुअली मिल जाती हैं। और अगर तो वो चीज़ें अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ जाए कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो बिलीव मी वो आपके लिए ना आखिरत में निजात का बायस बनेगी। और कौन नहीं चाहता कि आखिरत में आपकी दुआएं आपके लिए निजात का बायस बन जाए, आपका रोना आपके लिए निजात का बायस बन जाए। कौन नहीं चाहता इस चीज़ को? सो बिलीव इन द प्लान्स ऑफ अल्लाह ताला। बिलीव मी, अगर आज एक बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, या वो बेचारा नहीं ले पाया एडमिशन, या अच्छा सिक्योर नहीं कर पाया, और रह गया कुछ पॉइंट से, अब उसका दिल नहीं है एम कैट देने का, ही या शी इज ट्राइंग टू स्विच द फील्ड। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि दिल तो बहुत खून के आंसू रोया है मेरा भी, जब 2025 में मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की कहानियाँ सुनी या उनको देखा कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग देयर फेसेस, कि मैं सोच रहा था कि इनको मैं किंग एडवर्ड में देखूंगा अपने साथ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कहीं भी नहीं देख पा रहा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मेरा ये पैगाम है कि अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट करें। ठीक है, एक एम टी कैट में एडमिशन ना होना, या कोई इस तरह का आपके साथ अगर मिसहैप हो गया ना, तो इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी नहीं है, यू आर अ लूजर। नॉट, कभी भी ऐसा नहीं होता। आपने बस कामयाब होना है। कामयाब होने का ये मतलब होता है, बीइंग अ टीचर कामयाब, आप लोगों की कामयाबी देखने का ये मतलब होता है कि आप लोग लाइफ के किसी भी हिस्से में मुझे मिले आके और कहें कि सर मैं फलां जगह पर हूँ, मैं आज ये हूँ। आप बस वहीं ना बैठे रहें, आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें उन चीज़ों पे। आप ये चीज़ देखें कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने तस्खीर करने के लिए आपको भेजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को हमने दुनिया को तस्खीर करने के लिए पैदा किया है। तो अगर तो आप दुनिया को तस्खीर करना चाहते हैं ना, तो मीन्स दैट ऑलवेज हैव अ प्लान बी, ऑलवेज हैव अ प्लान सी। अगर ए फेल होता है तो बी सी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला अगर आप इस तरह लेके चलते हैं ना, तो एक दिन वाकई आप मिलेंगे हम लोगों से आके और कहेंगे कि सर वी हैव मेड इट। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सीएसएस ऑफिसर हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर मुल्क रहते हैं, इस तरह से। और लिटरली तब मैं ये नहीं कहूँगा बेटा आपका तो एमबीबीएस में एडमिशन हुआ ही नहीं, आप कैसे कामयाब हो गए। मुझे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और रहेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग उन लोगों में से हैं जिन्होंने ट्राई तो किया है ना, आप लोग उन लोगों में से जिन्होंने कम से कम हमें यकीन तो दिलवाया है ना कि आप कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज आपसे नहीं भी हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी आपकी अपनी गलती है। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारी मेंटेलिटी असल में ऐसी बन चुकी है, हम सोचते हैं इस चीज़ों को ऐसे कि एक वो बच्चा जो कि ड्रॉप हो जाता है उसको कोई याद क्यों नहीं रखता, हालांकि याद रखने वाली वही चीज़ है। नॉट दैट कि हम सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते रहें, करनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप भूल जाए उन बच्चों को, आप उन बच्चों को याद ही ना करें, उनका दुख ही ना आपको महसूस हो। तो आई थिंक सो कि ये पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है और हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना ही चाहिए। खैर, बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद आ जाती है एक पॉइंट जो कि बच्चों ने रेस किया, दैट वाज बैकग्राउंड सपोर्ट। बैकग्राउंड सपोर्ट का ना होना वो भी आपके बर्नआउट की वजह बन सकती है। जैसे कि अक्सर होता है, इश्यूज बिल्कुल होते हैं, मैंने सुने हैं। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, सिबलिंग्स ताने देते हैं, घर वाले बात बात पे ताने देते हैं, खाना खाने बैठे हैं तो ताने मिलने लगे हैं, दूसरों को प्रायोरिटाइज किया, हमें प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों को बर्नआउट की तरफ लेके जा सकती हैं। उसके बाद द मिसमैच बिटवीन वट यू आर गिविंग एंड वट यू आर हैविंग। वही चीज़ कि मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स जस्ट लाइक मी। एक बच्चा जो कि एक अच्छा लर्नर है, फास्ट लर्नर है, उसको एक चीज़ तैयार करने के लिए आई गेस अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो एक स्लो लर्नर को कोई चीज़ तैयार करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। और मैं इस चीज़ के साथ अभी तक जी रहा हूँ कि जो काम मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, या मेरे फेलोज 2 या ढाई घंटे में कर लेते हैं, मुझे 6 6 घंटे लग जाते हैं करते करते। बिकॉज सुकून से तसल्ली के साथ स्लो डाउन होके चीज़ों को करना थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप स्लो लर्नर हैं तो यस, यू कैन हैव दिस फैक्टर कि द मिसमैच बिटवीन वट यू आर गिविंग एंड वट यू आर हैविंग, बट यस इवेंचुअली आपको रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें तैयार जो है परेशान नहीं होना, ज़्यादा अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना इस पर।
ठीक है। और उसके बाद एक हेल्थ फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर एमटी कैट में मैंने फीमेल स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखी है कि वो एनीमिक हो जाते हैं, ठीक है। और फीमेल में एनीमिया बहुत ज़्यादा भी कॉमन है। तो यस, आप हेल्थ फैक्टर्स की वजह से भी बर्नआउट हो सकते हैं। उस तरह से एनर्जी नहीं है, ठीक है। उस तरह से आपके अंदर पावर नहीं है चीज़ों को लेके चलने की, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, डिजीनेस हो जाती है। तो यस, डोंट प्रायोरिटाइज एनीथिंग ओवर योर हेल्थ। अगर आपको इस तरह कोई इशू है तो यस, सबसे पहले आप उसको मैनेज करें। आज तारीख है 13 फरवरी, ठीक है ना। और बिलीव मी, अगर आप अभी अपने हेल्थ फैक्टर्स को ठीक करना स्टार्ट कर दें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दें, तो आखिरी 4-5 महीने में आप इतना अच्छा पढ़ सकेंगे ना कि आपको वाकई रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हेल्थ फैक्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, मेल एंड फीमेल दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हेल्थ फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ, ठीक है। जान है तो जहाँ है, वो कहते हैं। हम एक ऐसे पढ़ते थे तो उसमें सेहत की अहमियत, ये तो हम ना उसमें एक पहला शेर पढ़ते थे, कुदरत सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो हेल्थ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ है कि एक बच्चा कहता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, कि बर्नआउट इज नथिंग इफ यू हैव पैशन एंड सेल्फ बिलीव दैट इज स्ट्रॉन्ग। बात अच्छी है। मैं इस चीज़ को फॉलो भी करता हूँ किसी हद तक, और किसी हद तक नहीं भी करता, ठीक है। अगर तो आपका सेल्फ बिलीव और पैशन दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, तब भी ह्यूमन नेचर है कि आप एक कंटिन्यूसली जब एक फेज से गुजरते हो ना, तो आपको वो चीज़ बुरी लगने लग जाती है। आप वाकई ये सोचते हो कि कब ये चीज़ खत्म होगी, ह्यूमन नेचर है, आप थक जाते हो। दैट्स वाई टेकिंग ब्रेक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं वैसे तो अपनी भी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को यूटिलाइज करता हूँ कि जब मुझे कोई इस तरह की सिचुएशन हो, मैं डाउन महसूस कर रहा हूँ, या मुझे लग रहा हो कि मुझे बर्नआउट हो रहा है किसी भी वजह से, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। लिटरली सोशल लाइफ को मैं बिल्कुल स्किप कर देता हूँ। मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल ही गायब हो जाता हूँ 1-2 दिन के लिए। अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं कि सर, जब आप इस तरह गायब होते हैं या आपके स्टेटस वगैरह नहीं लगते, तो हमें लगता है जैसे कि ना बस सर अपने एस्केपिज्म में चले गए हैं। तो यस, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन चूंकि आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो यस, अपने आप को टाइम दें। कुछ क्वेश्चंस अपने आप से ये सोच के पूछें कि आपसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता उनका। कुछ क्वेश्चंस अपने आप से ये सोच के पूछें कि आप अगर अपने आप से झूठ बोलेंगे तो फिर फायदा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे और अपने फारिग टाइम को यूटिलाइज करेंगे अपने बर्नआउट को खत्म करने के लिए, तो यस, ऑब्वियसली आपका बर्नआउट भी खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे स्टूडेंट्स के फीडबैक से मिली। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो 1-2 बातें हो सकती हैं। बर्नआउट बेसिकली ना इज नॉट एन एक्यूट डिसऑर्डर, इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस ये होता है कि क्रोनिक एक ना लंबे टाइम से आपके साथ चल रहा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है इशू, कभी कभी बहुत कम होता है, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है यकदम हो गया, ठीक है ना। तो बर्नआउट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा क्लू मिले अपने लिए, या आपको कोई सिम्टम ऐसी नजर आए कि थकावट हो रही है, कोई इस तरह का इशू हो रहा है, तो यस, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अपने आप को स्लो डाउन कर लें। द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। लाइक आप कभी इस चीज़ को आजमा के देखिएगा, जब आपका दिमाग नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा उस चीज़ों को जो कि आप पढ़ रहे हैं, तो ज़रा स्लो डाउन हो जाए। ज़रा सोचें कि अगर मैं इसको स्लो स्लो पढ़ूँ, सुकून के साथ पढ़ूँ, तो आप वाकई ही डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। और 2 चीज़ें जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहता हूँ और जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज़ नंबर 1 आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन, एंड नंबर 2 आर्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है ना। डिसिप्लिन के हवाले से भी मेरे पास एक आया था बच्चे का मैसेज कि सर, अगर डिसिप्लिन लाइफ है तो बर्नआउट वगैरह कोई महसूस नहीं होता। डिसिप्लिन लाइफ में ही ज़्यादा बर्नआउट हो सकते हैं, ठीक है। बट उसमें डिसिप्लिन में ये होता है कि आप यूज टू हुए होते हैं अपनी रूटीन से, और आप अगर उस रूटीन को स्किप करें, तो आपको सबसे पहला ये डर लग जाता है कि एक तो मेरी रूटीन डिस्टॉर्ट होगी, इससे मेरे काम मुतासिर होंगे, टाइम पे काम नहीं होगा, तो मुझे टेंशन होगी, मुझे डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है। रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन को मैनेज अच्छे से करना है, ठीक है। और इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपकी रूटीन सेट नहीं है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करना है। ये नहीं कि आप एकदम जो है रात को अगर लेट सोते हैं, तो आप एक रात को, मैं कहता हूँ 9 बजे मैं लेट जाता हूँ और आपको फिर भी नींद ना आए, फ़ायदा। आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप रात को 4 बजे सोते हैं ना, तो आप उसको 2 बजे पे ले आएँ, 2 बजे से 12 बजे पे ले आएँ, फिर 9 या 10 या 11 बजे पे जो है शिफ्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होती हैं, कभी भी यकदम चीज़ें नहीं ठीक होती, ठीक है। तो ये रूटीन के हवाले से भी था। लेकिन इन सब चीज़ों में से ना, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, मुझे यूनिक सा जो है ना बच्चे का एक मैसेज मिला, और उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर, मैंने कभी बर्नआउट को फेस ही नहीं किया। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा शौक लगा इस चीज़ को देख के या पढ़ के कि बर्नआउट को उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया, ठीक है। तो मैंने ना उनको स्पेशली मैसेज किया कि क्या ऐसी रीज़न है। उन्होंने मुझे कहा
कि अस्सलाम वालेकुम सर, यू हैव आस्क्ड अबाउट बर्नआउट। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे थॉट्स हैं कि बस अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे मज़ीद नहीं करना पड़ा। मुझे इसका आइडिया तो नहीं है क्योंकि मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। जब मैंने ये बात सुनी ना कि फ़ील नहीं हुआ, तो मैं वाक़ई इंटरेस्ट शो करने लग गया इस चीज़ में। मैंने कहा कि वाक़ई अगर आपको फ़ील नहीं हुआ तो आप इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपको क्यों फ़ील नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं अपना स्केड्यूल ऐसा नहीं बनाती जिसकी वज़ह से मुझे बर्नआउट फ़ील हो। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना? देखें, अगर तो लेट्स सपोज़ आप का काम है, एक दिन का लेट्स सपोज़ 3 सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? और आप अपने आप को इतना ज़्यादा उस पे वो कर देते हैं, अपना प्रेशर इतना आप बढ़ा देते हैं कि आप 1 दिन में 2 दिन का काम करने का सोचते हैं, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा? बर्नआउट ही होगा ना, प्रेशर में आ जाएँगे आप, ठीक है? अगर तो लेट्स सपोज़ आपके 1 दिन में 12 घंटे आपने पढ़ना है ना, तो उसको ऐसे यूटिलाइज़ करें, ऐसे उस चीज़ को मैनेज करें कि आप ईज़िली 12 घंटे में प्रोडक्टिव स्टडी कर सकें, ठीक है? मैं आपको ना एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊँगा कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोडक्टिव लर्निंग, ठीक है ना? एक्टिव रिकॉलिंग का आपको पता होगा, ठीक है? आपको पता होगा चीज़ें बार-बार रिकॉल करने से ही आपको समझ आती है। पहली बार में याद हो जाएँगी, समझ आ जाएँगी, भूल जाएँगी, बिलीव मी भूल जाती हैं। जब तक एक्टिव रिकॉलिंग, कंटीन्यूअस रिवाइज़िंग नहीं होगी आपकी, तब तक आपको वो चीज़ें नहीं आएँगी, ठीक है? उनकी भावनाओं तो पता लग जाती है पहले ही, लेकिन बाद में फिर आपको चीज़ें डिफ़रेंस जो है वो महसूस होगा अपनी स्टडी में, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है? तो यही चीज़ रूटीन, अगर लेट्स सपोज़ देखें ना, आप अपना देखें कि आपका स्टैमिना क्या है, उसी के मुताबिक आपने स्केड्यूल बनाना है, ठीक है? तो कभी-कभी आप ट्राई करें अपने आप को लिमिट्स को पुश करने के लिए, ठीक है? कभी-कभी आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा काम करें। अगर आप 1 दिन में 10 घंटे दे रहे हैं, आप 1 दिन में 13 या 14 घंटे दे के देखें कि क्या वाक़ई ही ये आपके लिए मुवाफ़िक है या नहीं है। दिस रूल इज़ ऑल्सो एप्लाइड इन जिम, कि आप जब भी अपने आप को लिमिट्स को पुश करते हैं, फेलियर को हिट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपका स्टैमिना बढ़ गया है। आपका ब्रेन ना बेसिकली बनाया ही ऐसा है, इसकी डिज़ाइन और इसका फ़ंक्शन यही है कि आपको इसने बचाना है। दिल आपको हमेशा यही कहेगा कि तकलीफ़ हो रही है, ठीक है ना? क्योंकि पेन की सारी इम्पल्सेस आपका ब्रेन ही परसीव कर रहा होता है, ठीक है? तो जहाँ पर आपको पेन होगी ना, आइदर फिजिकल और आइदर इमोशनल, आइदर मेंटल, वहाँ पर आपको ब्रेन कहेगा यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। एक बंदा 20 पुशअप लगा रहा है ना, तो 18, 19, 20 पे उसकी बस हो रही होगी। दिमाग कहेगा यार 19 लगाओ, खत्म करो, 20 लगाओ, खत्म करो। जैसे वो 21 में लगाएगा ना, तो उसके दिमाग को पता लग जाएगा नहीं भाई, अभी चांसेस हैं। फेलियर को हिट करेगा, 22 में लगाएगा तो पता लग जाएगा मेरे पास स्टैमिना है। 23, 24, 25 तक जाएगा तो यस, उसको पता लगेगा मैं इतना कर सकता हूँ, अभी मेरी हड्डियाँ नहीं टूटी। इसी तरह ही आपकी स्टडीज़ में भी चीज़ें जो है लिंक करती है। हर चीज़ को किसी न किसी तरह लिंक किया जा सकता है, ठीक है? तो वही चीज़, अपना स्केड्यूल ऐसा बनाएँ जो कि आप वाक़ई ही बर्दाश्त कर सकते हो। और खुदारा अपने आप को ना कोसें, खुदारा अपने आप के साथ बुरा ना करें, अपने आप के साथ हार्ड ना हो। अगर लेट्स सपोज़ एक दिन का काम नहीं अचीव हो रहा या कोई रीज़न है, थकावट है, तबीयत नहीं ठीक, तो उसको समझें, अपनी हेल्थ को समझें, ठीक है ना? ये नहीं कि अपने आप को बुरा-भला कहने लग जाएँ। यू कैन से इन्हेल कामनेस एंड एक्सहेल नेगेटिव थॉट्स। तो यही चीज़ें जो कि आपको बताएगी, आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा, एक बार ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, आप यूज़्ड टू होंगे, ठीक है? अपने आप से मोहब्बत करना सीखें और अपने आप से नफ़रत ना करें। तो यही चीज़ें हैं जो कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट कि आपने एस कर दिया, आपका कहीं एडमिशन हो गया, आप डॉक्टर बन रहे हैं, या आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, आप एफसीपीएस में चले गए हैं, ठीक है? आप सीएसएस आपने कर लिया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा लाइफ़ एक्सपीरियंसेस देता है। समझें, सीखें उन चीज़ों को, आपके आगे काम आएँगी, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ़ के लिए। तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है। ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही आपको सिखाते हैं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। आई वाज़ नॉट लाइक दैट, जो कि मैं आज से 2 या 3 साल पहले होता था। आज वैसा हूँ। बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं पर्सनैलिटी में। तो यस, अपने आप को स्पेस दें कि यार चेंज होना है, ग्रूम होना है, तो ग्रूम होते हैं ना, क्यों नहीं होंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ था कि मैंने आपको रिव्यूज़ के साथ वो चीज़ें बताई, वो चीज़ें एक्सप्लेन की, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनको समझें और बार-बार देखें अपने साथ कि अगर तो आपको कोई इस तरह का इश्यू हो, तो डिस्कस करें किसी के साथ। अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि मम्मा परेशानी हो रही है, बाबा परेशानी हो रही है, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, मुझे क्यों हो रहा है? हम ना एमकेट में अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि उनका जो पेरेंट्स के साथ एक रिलेशन है ना, वो दूर हो जाता है। उसकी रीज़न ये नहीं होती कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न ये होती है कि आप खुद ही बताना छोड़ देते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को जाके कोई आप अपना इश्यू बताएँ और वो कहें कि नहीं मैं नहीं सुन रहा या सुन रही, आप इसको खुद सॉल्व करो।
वो बेसिकली आपको स्पेस दे रहे होते हैं। उनको भी पता है बच्चा मेरा डिप्रेस्ड माहौल में है, बच्चा मेरा एंग्जाइटी फेज़ में है, तो मैं क्यों इसको परेशान करूँ? हाँ, अगर वो मुझे खुद आके कोई चीज़ बताए, तो मैं क्यों ना उसको हल करूँ, ठीक है? तो उनको वाक़ई ही बताएँ चीज़ें, वो सुनने के लिए बैठे हैं, वो आपको आपकी परेशानी को सुनेंगे और आपको उसका इतना अच्छा हल बताएँगे कि बिलीव मी आप कहेंगे कि वाक़ई कोई बात है करने वाली। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे कहा कि सर इस तरह से है कि आप ही जो हैं पहले बहुत अच्छा बिहेव करती थी, मामा भी अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन अब इस तरह से नहीं हो रहा, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैंने उनको कहा देखो हो जाता है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी लाइफ़ में कोई ऐसा इश्यू चल रहा हो, या हो सकता है उनकी अपनी लाइफ़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि आपको ये चीज़ लग रही हो। तो उस दौरान मैंने ना एक बात की थी जो मुझे अभी तक याद है। मैंने कहा था कि बच्चे एक बार ना आप उनको उनसे बस ये पूछने जाके कि अभी आप ठीक महसूस कर रही हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? बिलीव मी उनके अंदर जो आपके लिए मोहब्बत छुपी बैठी है ना, वो निकल के आएगी और बताएगी कि वाक़ई ही आप उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनको भी तो टाइम दें ना। तो अपने पेरेंट्स को टाइम भी दें, अपने सिबलिंग्स को टाइम भी दें। बड़ा बहन-भाई होना भी बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है? और प्रॉब्लम भी उनके साथ शेयर करें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ओवरऑल अ, एक रिलेशन भी अच्छा बनेगा, और अगर आपका पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा है ना, तो बिलीव मी आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। दैट वर रिव्यूज़, और ये कॉजेज़ भी हो सकती हैं। आप इनको देखें कि क्या चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, उनका क्या-क्या हल है, ठीक है? तो अब इन चीज़ों का ना एक सॉल्यूशन चाहिए हमें। इन चीज़ों के हमें ना एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि आपको बताए कि किस तरह से इन सारे फैक्टर्स में से बाहर आना है, ठीक है ना? तो मैं अगर इनका सॉल्यूशन बताऊँ ना, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा दैट इज़ कि इसको ना पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर लें अपने लिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से, इन सारी बातों को सुन के आपको लगता है कि कोई एक फैक्टर भी आपके अंदर मौजूद है ना, आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करें अपने लिए और अपने आप पे वर्क करें। अपने आप को सुकून दें, अपने आप को काल्म आउट करें, अपने साथ हार्श ना हों, ठीक है? तो लेकिन ना हम एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम इन चीज़ों को ना जल्दी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं ठीक है चल रहा है, हो सकता है 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। हम इनको जल्दी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, और जब हम इनको जल्दी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, तो हम उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं जब फिर इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं रहता। फिर हमें अपनी पूरी लाइफ़ में उस चीज़ को लेके चलना होता है। फिर आप चाहे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ जाएँ, आप कहीं भी आ जाएँ, आप बर्नआउट का शिकार ही रहते हैं। कोई चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है? बीइंग अलोन एंड फीलिंग अलोन, इसमें बहुत डिफ़रेंस है। ठीक है ना? फीलिंग अलोन का मतलब है कि आप सोचते हैं कि यार कोई मेरे साथ नहीं है, आपका माइंडसेट डाउन हुआ हुआ है। बीइंग अलोन का मतलब होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं हूँ तो सब कुछ है, क्योंकि मैं हूँ तो फिर ही मैं एग्ज़िस्ट करूँगा। अगर मैं अपने आप के लिए ही अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर आप किस तरह से समझते हैं कि आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं उन प्रॉब्लम्स का? आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं कि अगर आप अपना साथ ही ना दें? बी अलोन बट डोंट फील अलोन, ठीक है? तो बात वहीं आ जाती है कि अपने साथ रहम करें और इस चीज़ को जल्दी रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करें। अब ये बात आप सुन तो रहे होंगे ना, सुनने के बाद आपको पता तो लग जाएगा कि रिकॉग्नाइज़ेशन भी कोई चीज़ होती है, इसको जल्दी डायग्नोज़ करना भी कोई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। नंबर 2, इसका जो सॉल्यूशन जो मैं यूटिलाइज़ करता हूँ अपनी लाइफ़ में, बिकॉज़ गोइंग थ्रू सम हेक्टिक रूटीन्स, कभी-कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा ये इश्यू हो जाता है। तो मैं ना इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ ब्रेक। कुछ चीज़ें जो कि मैं अपने साथ करता हूँ दैट आर कि मैं एक तो ब्रेक पे चला जाता हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल ऑफ हो जाता हूँ। मैं सोशल मीडिया को ऑफ कर देता हूँ, मैं इवन कि अपने मोबाइल्स को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना? मुझे यहाँ तक ये भी नहीं होता कि मुझे घर से कोई कॉल आ जाए, या मैंने बस एक सिम ऑन कर की होती है कि अगर घर से कोई कॉल भी है तो बस मैं उसको रिसीव कर सकूँ। मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम सब कुछ ऑफ होता है। लेकिन उससे ना मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं अपने आप के साथ टाइम गुज़ार लेता हूँ। जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें मुझे तंग कर रही हैं, मैं उनके बारे में अपने आप से डिस्कस करता हूँ कि यार अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और बिलीव मी जब मैं अपने साथ मुलाकात करता हूँ, तो मुझे वाक़ई उन चीज़ों के ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इवन कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे टफ़ टाइम्स देखे हैं, जिसमें मैंने तकरीबन अपने आप पे हिम्मत हार दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक टाइम तो दे के देखो ना अपने आप को। तो मुझे वाक़ई उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिले। तो येस, आप ब्रेक लें, और आपकी ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि आपने आज पढ़ना नहीं है, आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, और टाइम देते हुए आपको जो चीज़ ख़्याल में आ रही है या आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं वो ये है कि यार मैं काम तो कर ही नहीं रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा। तो काम कर रहे हैं तो उस टाइम काम आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जिस टाइम आराम कर रहे हैं तो उस टाइम आराम ज़हन में होना चाहिए। एक मीम अक्सर आती है आपकी फ़ीड में कि एक बीच पर 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? एक बंदा अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है और एक बंदा स्विमिंग कर रहा है। जो स्विमिंग कर रहा है ना, उसका ख़्याल ये किया हुआ है कि मैं काम नहीं कर रहा,
ठीक है, उसको वो अपना काम याद आ रहा है, और जो लैपटॉप पे अपना काम कर रहा है, उसको ये ख्याल आ रहा होता है कि यार मैं स्विमिंग क्यों नहीं कर रहा, मैं आराम क्यों नहीं कर रहा। तो जब आप अपने आप को चीज़ के लिए टाइम दे रहे हैं ना, उस चीज़ को दिल खोल के टाइम दें, ठीक है ना। द टाइम दैट यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट वेस्टेड। अपनी हॉबीज को लेके चले, आप अपने अंदर ढूंढें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, और उनको यूटिलाइज करें अपनी कामनेस के लिए, अपने सुकून के लिए। मैंने एमबीबीएस में आके 2 सालों में जो चीज़ सीखी है ना, या 2 सालों में जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, और जिस चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, दैट इज़ नॉट फ्रेंड्स, दैट इज़ इवन नॉट माय स्टडीज़, दैट इज़ माय मेंटल पीस। अगर मेरे पास मेंटल पीस होगा ना, तो मैं सोशलाइज़ भी कर सकता हूँ, दोस्ती बना सकता हूँ, दोस्तियाँ निभा भी सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मेंटल पीस ही नहीं है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेंटल पीस आपके लिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी सेहत आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये ऐसी चीज़ है जिसके बगैर वाक़ई दुनिया नहीं चलती आपसे। तो ये एक पॉइंट था मेरा, और मैं ना स्पेसिफ़िकली पेरेंट्स को, बच्चों के वालिदैन को, बच्चों के सिबलिंग्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि खुदारा अपने बच्चों को देखें, अगर तो वो चुप हैं किसी बात पे या शेयर नहीं ना कर रहे आपसे 1-2 दिन के लिए कोई चीज़, तो काइंडली उनसे पूछें जाके, रेदर देन उनसे ये कहें कि नहीं बेटा शाम तक ठीक हो जाएगा। अब्बू मुझे लग रहा है मुझे डिप्रेशन है, नहीं बेटा शाम तक ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका बच्चा, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं ना करेंगे, तो आप शायद उसे खो दें, शायद आप उसकी मेंटालिटी को खो दें। आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने दुनिया तस्ख़ीर करने के लिए भेजा है, लेकिन अगर आपकी हल्की-सी भी, जिसे कहते हैं कि ये चीज़ सामने आई कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, या आप उनको फ़ोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो आपसे चीज़ छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आई थिंक सो कि यू आर फेल्ड एज़ अ पेरेंट। तो अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी परेशानियों को देखें, उनको उनके फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता है आप लोगों को समझ आ जाती है। आप लोग समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा परेशान है, तो उनसे पूछ लें एक बार। बिलीव मी, आपके पूछने पे वो आपसे हर चीज़ शेयर कर देगा, कर देगी। और कभी भी जो बच्चे हैं ना, उनको भी मेरा एक स्पेसिफिक पैगाम है कि कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ना अपना रिश्ता दूर ना करना। आप बेशक जितने मर्ज़ी दूर हैं उनसे, हॉस्टल में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ उनसे शेयर करना। इससे ना 2 फ़ायदे आपको होंगे। नंबर 1 इज़ दैट कि आप कुछ ऐसी बॉन्डिंग से बचेंगे कि जो कि आपको दूसरे ह्यूमन्स पर रिलाय करने के लिए मजबूर करेगी। यानी कि आप अगर एक चीज़ किसी इंसान से शेयर करते हैं, किसी रैंडम इंसान से, और अगर तो लेट्स सपोज़ आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप उस पे रिलाय कर सकते हैं। ठीक है? आपको आदत पड़ सकती है उसके साथ चीज़ें शेयर करने की, जो कि फ्यूचर में आपको अटैचमेंट भी दे सकती है, आपको जो कि फ्यूचर में आपको परेशानी भी दे सकती है। ठीक है? बिकॉज़ नो वन स्टेज़ इन योर लाइफ फॉरएवर। हर किसी ने कभी ना कभी जाना भी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ फॉरएवर स्टे करते हैं। अल्लाह ताला से ऐसे लोग माँगे भी। और बाकी अपने पेरेंट्स को ना लाज़मी चीज़ें शेयर करें, उनके साथ लाज़मी डिस्कस करें। अपने छोटे से छोटे मसले, अपने बड़े से बड़े मसले शेयर करें। इवन कि मैं बहुत बड़े-बड़े मसले भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेता हूँ। इवन कि मैं बहुत छोटी-छोटी बातें भी शेयर कर लेता हूँ, जो कि मेरे लिए भी कुछ किसी अहमियत का बाइस नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर मुझे ऐसे कुछ सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जो कि मैं अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी मेरा ये पैगाम था, और इसको समझें, इसको यूटिलाइज़ करें। अपने साथ, जिसे कहते हैं कि अपना अपना ना वजूद, अपने वजूद का हक अदा कर लें। उसके बाद वही बात, अपनी वर्थ जानें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, तो इसीलिए ही बनाया है कि आप लोग किसी वर्थ के हामिल हैं। ठीक है? कोई जानवर नहीं वो चीज़ें अचीव कर सकता जो ह्यूमन कर सकते हैं। तो काइंडली अपने आप को वर्थ दें। आप वाक़ई बताएँ कि आप दुनिया तस्ख़ीर कर सकते हैं। जो सहाबा कराम ने बड़े-बड़े कारनामे से अंजाम दिए, जो नबी पाक ने इस्लाम को दुनिया में फैलाया, वो भी इंसान ही तो थे ना। ठीक है ना? वो कोई और नहीं थे, वो इंसान ही थे। आप भी वही इंसान हैं। उसी अल्लाह ताला ने उनको बनाया था, उसी अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। मैं ये बात अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जिस अल्लाह ताला ने मुझे कहीं तक पहुँचा दी है, वही अल्लाह ताला आपका भी है। वो आपको भी पहुँचाएगा, बस उसपे बिलीव रखें और अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स को दें। ठीक है ना? उसके बाद डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको अच्छी डेफिनिशंस मिली होंगी इसकी। आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह से इसको डायग्नोज़ करना है, किस तरह अपने आप के अंदर झाँक के देखने कहीं आप इस मुश्किल का शिकार तो नहीं है। फिर आपको मैंने ये बताया कि किस तरह स्टूडेंट्स सोचते हैं इस चीज़ को, और स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर मैंने आपको दोबारा से ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हों कि जो कि आप पूछ सकते हैं, तो लाज़मी इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे पूछें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। खुश रहें, आबाद रहें, और हँसते मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि कुछ लोग हँसते मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच।